1770 जब भारत में पहला बैंक खुला जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन 1832 ईस्वी आते आते ये बैंक जो है बंद हो गया था। तो क्यों ये बैंक बंद हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे भारत में बैंकों का क्या क्या इतिहास रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि भारत में बैंकों का क्या रहा है इतिहास, क्यों भारत में बैंकों की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्यों ये बंद हुए, क्यों नेशनलाइज हुए, क्यों आरबीआई बने, इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। और आज हमारा टॉपिक आप सभी को बताया है वो रहेगा बैंकों का इतिहास। तो आप सभी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी को मिलेंगे इसी तरीके के अच्छे अच्छे टॉपिक्स और कुछ शॉर्ट्स वीडियो जिनमें आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो हमारी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और टॉपिक के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि भारत में बैंकों का इतिहास क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। आप सभी लोग जानते हैं इस ब्रिटेन के जो लोग भारत में आए थे, अंग्रेज़ लोग जिनको हम बोलते हैं, इन लोगों ने कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी भारत में केवल और केवल शुरुआत में व्यापार करने ही आई थी। भारत में मसाले बहुत अच्छे होते थे और कुछ ऐसे सामान जो ब्रिटेन में ना मिलते हों ये लोग यहाँ से ख़रीद कर ले जाते थे और इंग्लैंड के अंदर यानी कि ब्रिटेन के अंदर उस सामान को बहुत महंगा बेचते थे। इससे जो है इनको बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सामान और मसाले ले जाकर ब्रिटेन में बेचती थी और बहुत ज़्यादा महंगे बेचती थी और इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से हो रहा था। देखिए, एक चीज़ आप सभी लोग जानते ही हैं, भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मसाले आज भी बहुत अच्छे होते हैं और मसाले भारत में वाकई में पहले में बहुत अच्छे होते थे, आज भी बहुत अच्छे ही होते हैं मसाले भारत में। आज महंगे ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि उतने हैं नहीं भारत के पास जितने पहले होते थे। तो कुल मिलाकर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से मसाले और कुछ ऐसे सामान ले जाकर ब्रिटेन में बेच देती थी और बहुत बढ़िया पैसा ये कंपनी जो है अर्न कर रही थी। अब धीरे धीरे कोई भी कंपनी हो अगर यहाँ से पैसा अर्न करेगी उसकी भूख और बढ़ेगी। तो यही चीज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोकल बिजनेसमैन को अपने एजेंसी हाउसेस की तरह यूज करना शुरू कर दिया। एजेंसी हाउस मतलब ये लोग पूरा का पूरा सामान जो है सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पैसा दे देती थी उस सामान का। देखिए, चैन समझते हैं थी क्या, कुछ सामान और मसाले जो हैं पहले तो जो लोकल बिजनेसमैन थे वो पब्लिक से लेते थे, ठीक है। पब्लिक ने उनको सामान या मतलब जो बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं वो लोग लोकल बिजनेसमैन के पास अपना सामान बेचते थे। अब लोकल बिजनेसमैन इस सामान को पूरे के पूरे को कुछ प्रॉफिट के साथ एजेंसी हाउसेस को बेचते थे। तो एजेंसी हाउसेस क्या करते थे, इस पूरे के पूरे सामान को सीधा का सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। तो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी इनको कुछ प्रॉफिट के साथ पैसा दे देती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इसी सामान को सीधा ब्रिटेन में भेज देते थे और ब्रिटेन से बढ़िया पैसा अर्न करते थे। तो देखिए, इतनी लंबी चैन है, आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा महंगा ये सामान ब्रिटेन तक पहुंचता होगा। खैर वो छोड़िए, वो इनकी टेंशन। तो कुल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेशर बनाना शुरू किया एजेंसी हाउसेस के पास कि भैया ऐसा करो, हमें और ज़्यादा सामान प्रोवाइड कराओ आप, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ज़्यादा सामान प्रोवाइड कराना पड़ेगा यानी कि आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। तो एजेंसी हाउसेस ने भी प्रेशर डालना शुरू किया लोकल बिजनेसमैन पर कि भैया हमें जो है ज़्यादा सामान प्रोवाइड कराओ। उन्होंने इनसे कहा कि भाई हमें पैसा दो, यानी कि लोकल मर्चेंट जो है उन्होंने एजेंसी हाउसेस का कहा कि हमें भैया आप पैसा दो, हमारे पास पैसा है कहाँ, आप हमें पैसा दोगे तो हम सामान आगे खरीदेंगे। तो अब एजेंसी हाउसेस ने क्या किया, लोकल बिजनेसमैन के साथ एक डील सेट की। वो डील थी क्या, वो ये थी कि इन्होंने लोकल बिजनेसमैन को कहा कि आप ऐसा करिए, हमसे कुछ पैसा ले लीजिए उधार छोड़िए, आप शॉर्ट टर्म लोन के तरीके से हमसे पैसा ले लीजिए, यानी कि अपना सामान खरीदिए, प्रॉफिट कमाइए और हमें जो है वो पैसा वापस कर दीजिए कुछ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो एजेंसी हाउसेस ने सीधा सीधा लोकल बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म लोन देना शुरू कर दिया। अब इसमें लोकल बिजनेसमैन को भी फ़ायदा था क्योंकि उनके पास फंड्स हैं, तो सामान ज़्यादा होगा, ज़्यादा सामान होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एजेंसी हाउसेस को फ़ायदा, ज़्यादा सामान ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा। तो डील जो है डन हो गई।
अब डील डन होने के बाद एक ही चीज़ की कमी अभी भी हो रही थी कि एजेंसी हाउसेस के पास लिमिटेड फंड्स थे, वही वो लोकल बिजनेसमैन को भी दे रहा है। तो अब एजेंसी हाउसेस ने बहुत बढ़िया तरीका अपनाया। वो तरीका ये था कि इन्होंने लोकल पब्लिक को कहा, एजेंसी हाउसेस ने, कि आप लोग जो हैं जिन जिन के पास पैसा है वो हमारे पास पैसा जमा कीजिए, ठीक है। अब आप लोग हमारे पास पैसा जमा करेंगे, यानी कि लोकल पब्लिक जो है अगर हमारे पास पैसा जमा करेगी तो हम उस पैसे की पूरी सिक्योरिटी रखेंगे और साथ ही साथ आपके पैसे पर हम आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी देंगे, ठीक है। तो पब्लिक ने भी बात मानी और पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, जिससे पब्लिक को जो है अब पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलने लगा, ठीक है। मनी विद इंटरेस्ट इनको वापस मिलने लगा। इसमें जो है लोगों को फ़ायदा हो रहा था। अब एजेंसी हाउसेस ने इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखा, वो ये था कि पब्लिक को दिया गया इंटरेस्ट लोकल बिजनेसमैन को दिए गए फंड से कम होना चाहिए, उसके पे दिए गए इंटरेस्ट से कम होना चाहिए, ताकि इनको प्रॉफिट हो सके। अब इसमें एजेंसी हाउसेस आप देखिए किस तरीके से काम कर रहे हो। सीधा सीधा एजेंसी हाउस की तरीके से, बिजनेसमैन की तरीके से थोड़ी काम कर रहा है, वो सीधा सीधा अपना बैंक के तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से एजेंसी हाउसेस एक बैंक के तरीके से काम करना शुरू कर देता है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न करता है। ये बात जो है अब सीधी सीधी ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में ये बात आ जाती है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी अब बैंक बनाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी जो प्रेसिडेंसी थी, उस समय 3 प्रेसिडेंसी भारत में चलती थी। वो थी बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना अपना एक एक बैंक बनाने का सोचती है। तो तीनों प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और आपकी तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखा गया, तीनों बैंक जो हैं वो अलग अलग टाइम पे बने थे, ठीक है। तीनों प्रेसिडेंसी में जो बैंक बने थे वो अलग अलग टाइम पे बने थे और बहुत लंबा गैप था शुरुआती 2 बैंकों में। तो लगभग 34 साल का गैप रहा था शुरुआत के 2 बैंकों में। तो तीनों प्रेसिडेंसी में अपने अलग अलग बैंक बनते हैं, जिसमें पहला बैंक वो बनता है 1806 ईस्वी में, दूसरा बनता है 1840 में और तीसरा बनता है 1843 ईस्वी में। पहला बैंक रहेगा बैंक ऑफ बंगाल जो बनता है आपका 1806 ईस्वी में, दूसरा बनता है आपका बैंक ऑफ मद्रास, वो बनता है आपका 1840 ईस्वी में, यानी कि लगभग 34 साल के गैप के बाद। तो तीसरा बैंक जो आपका बनता है बैंक ऑफ बॉम्बे, ये बनता है 1843 ईस्वी के बाद, 1843 ईस्वी में। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बैंक भारत में पहली ही बार बने थे, इससे पहले भी भारत में बैंक था। हालांकि इन तीनों बैंकों को नाम दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। आज भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्रेसिडेंसी बैंक हैं कौन से। हालांकि अब प्रेसिडेंसी बैंक बनने के बाद सीधा सीधा ना कंपटीशन एजेंसी हाउसेस से हो जाता है और इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल थी। तो एजेंसी हाउसेस धीरे धीरे उन पर ताले लगने शुरू हो गए और कुछ एजेंसी हाउसेस ऐसे थे लगभग 400 के आसपास जो प्रेसिडेंसी बैंक की ब्रांच की तरीके से काम करने लगे थे, ठीक है। यानी कि एजेंसी हाउसेस को सीधा सीधा प्रेसिडेंसी बैंकों ने अपने ब्रांच की तरीके से शुरू कर दिया था। हालांकि भारत में मैंने अभी बताया बैंक इससे पहले भी थे। भारत में जो पहला बैंक बना था वो था मद्रास बैंक, द मद्रास बैंक। वो हमारा बना था 1683 ईस्वी में। ये 1683 ईस्वी में बैंक बना था द मद्रास बैंक, जो बाद में मर्ज हो गया था बैंक ऑफ मद्रास में, ठीक है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बैंक था भारत में, वो 1770 ईस्वी में बना था, जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बारे में जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये पहला ऐसा बैंक था भारत का जिसने पेपर नोट इशू किए थे। पेपर नोट इशू करने वाला पहला बैंक था भारत का बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में बना था फर्स्ट बैंक टू इशू पेपर करेंसी नोट्स इन इंडिया। और 1832 ईस्वी में बैंक बंद हो गया था क्योंकि उतना प्रॉफिट ये लोग अर्न नहीं कर पा रहे थे और पब्लिक का भरोसा इनके पास था नहीं उतना। अब यहाँ से आगे चलते हैं। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है। भारत को ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था और इसके बाद 1860 ईस्वी में जो है एक एक्ट पास होता है। 1860 ईस्वी में एक एक्ट पास होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1860। इससे प्राइवेट कंपनीज़ को भी बैंक बनाने की अथॉरिटी दे दी गई थी। अब प्राइवेट कंपनीज भी बैंक बना सकती थी। इसके बाद भारत में बहुत बैंक खुले, लेकिन जिनमें से 3 बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैंक तो बहुत सारे खुले थे, प्राइवेट कंपनीज़ ने भी धीरे धीरे बैंक खोलना शुरू कर दिया था। हालांकि बहुत बैंक बंद हो गए थे, कारण है प्राइवेट कंपनीज धांधली बहुत करती थी, लोगों के पैसे का उतना सिक्योरिटी लोगों के पास अपने पैसे की नहीं थी। ये लोग कई बार तो उन्हें ब्याज भी सही से नहीं देते थे। तो 3 जो इम्पोर्टेंट बैंक थे उनमें पहला था इलाहाबाद बैंक, जो खुला था आपका
66 ईस्वी 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक खुला था। दूसरा था अवध कमर्शियल बैंक, ये आपका था 1881 ईस्वी में ये खुला था अवध कमर्शियल बैंक। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो आज भी है, पंजाब नेशनल बैंक। पहला ऐसा बैंक है, सबसे पुराना बैंक जो आज तक चल रहा है, जो 1894 ईस्वी में खुला था, मई 1894 ईस्वी में। पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा सबसे पुराना बैंक कौन सा है जो आज भी चल रहा है, वो है पंजाब नेशनल बैंक। इसके फाउंडिंग मेंबर में लाला लाजपत राय भी थे। इसके बाद अगर आगे बात करें तो 1914 ईस्वी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया और अपना पैसा बैंक से निकालने लगे। इससे बहुत सारे बैंक धीरे धीरे बंद हो गए। ब्रिटिश क्राउन को अब जो है अपना बैंकिंग सिस्टम सुधारना था, तो उन्होंने एक काम किया और वो ये था कि सबसे महत्वपूर्ण काम था उस टाइम वो ये था कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जो इनके पास थे, उन तीनों को इन्होंने मर्ज कर दिया और एक नया बैंक खुला जो आज भी चलता है, किसी और नाम से चलता है। भारत का बहुत बड़ा बैंक है ये, यानी कि आप ये भी कहें कि पब्लिक का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी इसी बैंक पे है, वो है SBI। हालांकि उस टाइम जब ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था तो इसका नाम दिया गया था, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो होती है 1921 ईस्वी में, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1921 में जब इंपीरियल बैंक बना, लोगों का भरोसा बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन फिर 1929 ईस्वी में ग्लोबल क्राइसिस आ जाता है और बैंकिंग फिर से बंद होने शुरू हो जाते हैं। भरोसा को बनाए रखने के लिए 1934 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन ने एक एक्ट पास किया जिसको RBI एक्ट 1934 कहते हैं। इसके तहत 1935 ईस्वी में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी में भारत में RBI की स्थापना की जाती है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर शुरुआत में कोलकाता रखा गया था, लेकिन इसको बाद में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था 1937 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इसको बनाया गया था मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए और बाद में क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। अब RBI के शुरू में काम क्या थे, वो थे, पहला तो पावर टू इशू एंड रेगुलेट करेंसी, दूसरा था मैनेज इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तीसरा था सुपरवाइज एंड रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम। और ये शुरुआत में लोगों से पैसा भी डिपॉजिट लेते थे, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। शुरुआत में ये चीज़ होती थी, लेकिन बाद में जो है इसको बंद कर दिया गया था जब इसको नेशनलाइज किया गया था। इसको नेशनलाइज 1949 ईस्वी में किया गया था, जब से भारतीय सरकार के अंडर में काम करता है। अगर मैं उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ जो 1921 ईस्वी में बना था, इसको बाद में नेशनलाइज कर दिया था 1955 में और इसको नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी। तो भारत का ये था बैंकों का इतिहास। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। नमस्कार।